हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो आज हम फाइंड करेंगे कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। कोई भी सिलेंड्रिकल शेप में कंडक्टर हो, जैसे उसकी लेंथ एल हो, एरिया ऑफ क्रॉस में ए हो, हम बाद में बात करेंगे। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ओम्स लॉ, याद है ना सबको। ओम्स लॉ क्या कहता था? आर इक्वल टू वी अपॉन आई। वी क्या होता था? पोटेंशियल डिफरेंस। आई होता था करंट, और हमारा आर क्या था? रेजिस्टेंस। ये हमने लास्ट टाइम फॉर्मूला पढ़ लिया था ना, ओम्स लॉ ने बताया था आर इक्वल टू वी अपॉन आई। तो इस फॉर्मूले से अलावा जो आज एक और फॉर्मूला होता है, हम उसको आज पढ़ेंगे। ठीक है, वो क्या होता है उसके बारे में देखेंगे कि क्या क्या इफ़ेक्ट होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा या कुछ भी, लेंथ चेंज होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होगा, कुछ भी चेंज होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे क्या लिया है, एक मैंने कंडक्टर लिया है ना सिलेंड्रिकल शेप में, जिसकी लेंथ एल है और रेडियस आर है। ठीक है, आर रेडियस है, एल इसकी लेंथ है। ठीक है, तो हम इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने वाले हैं कि इसकी शेप के अकॉर्डिंग इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो रेजिस्टेंस को सबको पता है ना, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो इसमें आर रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, मतलब कि ए के। ठीक है, तो आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब जितना एल बढ़ेगा उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, मतलब जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ेगा, या जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा उतना ही रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है, यही है। अब मैं क्या काम करूँगा, इन दोनों को मर्ज करके एक सिंगल फॉर्मूला फाइंड करूँगा कि एक सिंगल फॉर्मूला कैसे आएगा। तो अब मैं क्या काम करूँगा, इन दोनों को मर्ज करूँगा। मर्ज करके क्या होगा, जो आर है रेजिस्टेंस वो एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैंने बताया जैसे कि तुम्हें, और ए के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन दोनों को मर्ज करेंगे तो नया फॉर्मूला जो हमारा बनेगा, मतलब नया प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन बनेगा, वो होगा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। अब हमने एक चीज़ पढ़ी है, तब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं। फिर से सुनो, तब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसको हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और वो क्या होता है यहाँ पे? रो। रो क्या है? जो ये बना हुआ है ना उल्टा नए की तरह, रो, इसको बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी। और ये हर किसी मटेरियल के लिए सेम रहती है। ठीक है, कभी भी चेंज नहीं होती। कॉपर के लिए सेम होगी, चाहे कॉपर को तुम कैसे भी मोड़ लो, कितना भी मोटा बना लो, कितना भी पतला बना लो, हर किसी उसके लिए, कॉपर के मेटल पीस के लिए सेम होगी। ठीक है, ये कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द जर्नी। अगर हम उसके मटेरियल को चेंज करें तभी चेंज होगी, नहीं तो अगर मटेरियल कॉपर का है तो कॉपर ही रहेगी। और एल क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ कितनी है। ठीक है, और ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कि सिलेंडर के साइड का एरिया, जैसे मैंने शेडेड किया हुआ है ना, देखो ये क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब हमें पता है जो सिलेंडर का साइड वाला एरिया होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर शेप में, है ना। तो सर्कुलर शेप में होता है तो एक क्या होगा उसका एरिया? पाई आर स्क्वायर। वो हम चलो फॉर्मूले करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा वो। अब ये मैंने फॉर्मूला बता दिया, आर इक्वल टू रो एल बाई। तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टर। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन, कॉपर कंडक्टर ले लो, इसको बेहतर होगा, है ना। कॉपर कंडक्टर, फाइंड द गिवन रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर कंडक्टर हैविंग, अब इसकी लेंथ वगैरह दे दूंगा, हैविंग लेंथ कुछ भी ले लो अपने पास से, 2 मीटर ले लो, चलो 2 मीटर एंड रेडियस सपोज करो 0.5 मीटर। तो मैंने एक बता दिया कि रेजिस्टेंस काउंट कैलकुलेट करना है हमें, जिसकी एक कंडक्टर की जो कॉपर का है उसकी लेंथ 2 मीटर है और उसका रेडियस 0.5 मीटर, मतलब आधा मीटर। ठीक है, और उसकी रेजिस्टिविटी कॉपर की देखो फिक्स रहती है। अभी ये कांस्टेंट वैल्यू मेरे को याद नहीं है, तो बाकी बुक वगैरह में जब आपको क्वेश्चन होगा ना उसमें दिया होगा, तो मैं ऐसे ही मान लेता हूँ 2 × 10⁻³ है सपोज करो। ये मैंने अपने पास से कैलकुलेट, मतलब इमेजिन किया है, लेट किया है ना, ये करेक्ट नहीं है।
ठीक है। बाकी जब क्वेश्चन आएगा ना आपको तो इसकी वैल्यू गिवन होती है, ये क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा गिवन होगी। ठीक है, तो हमें तीनों चीज़ पता चल गई, एल है हमारे पास, आर है और रो भी है। रो मतलब रेजिस्टिविटी, तीनों चीज़ हैं हमारे पास। तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो फॉर्मूला हमें पता है रो एल बाई ए, तो 2 × 10³ मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 0, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो वाला ना, साइड का सर्कुलर शेप में है वो, मैंने तुम्हें बताया था, ये शेडेड जो शेप है, तो ये क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो अब हम इसको देखेंगे, एल की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे, रख दी हमने जैसे कि, तो आर की वैल्यू हम रखेंगे 0.5 मीटर, 0.5 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। देखो ये 22.7 इंटू 0.5 मीटर का स्क्वायर। अब इसको ये नीचे वाली वैल्यू का कैलकुलेट करके उसको ऊपर वाली वैल्यू से डिवाइड, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कुछ भी आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेना, सिंपल कैलकुलेशन है। तो जो भी आए सपोज करो एक्स ओम है, तो एक्स ओम आ गया, एक्स की वैल्यू तुम कैलकुलेट कर लेना। और ये हमने क्या निकाला है, जब कोई भी कंडक्टर सिलेंड्रिकल शेप में होगा, या मतलब कि जब रेजिस्टेंस हमारा डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, डायमेंशन मतलब लेंथ और उसकी रेडियस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो उस केस में जो फॉर्मूला होगा वो R = रो एल बाई ए होगा। ठीक है बच्चों, समझ आ गया सबको। चलिए ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, इसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है आज का, वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ कंडक्टर। मतलब कि जब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर से, या कोई भी कंडक्टर है हमारे पास, तो उससे तब करंट पास होता है तो वो कितना गर्म होता है, उस पर हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो अब हम उसको स्टडी करेंगे। तो जैसे सपोज़ करो कि मैंने बताया था, एक एग्जांपल ले लिया, सपोज करो, इमेजिन कर रहा हूँ मैं एक फ़ैन है। ठीक है, फ़ैन को तुम पहले रन कर रहे हो कुछ आवर्स के लिए, 1 आवर्स के लिए, 2 आवर्स के लिए शुरुआत में, तो क्या होगा, वो ज़्यादा हीट नहीं होगा, है ना। जब हम उस फ़ैन को सपोज़ करो शुरुआत में चला रहे हैं 2 घंटे, या तो 2 घंटे या 2 मिनट में वो ज़्यादा गर्म होगा क्या, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा शुरुआत में, है ना। 2 मिनट के लिए चला रहे हैं, चलो 2 मिनट का एग्जांपल ले लो, 2 मिनट के लिए चलाया, कुछ नहीं होगा, वो जैसा था ऐसे ही रहेगा। अगर मैं उसी फ़ैन को 10 घंटे के लिए चला रहा हूँ, 10 आवर्स के लिए चला रहा हूँ, पूरी रात चला रहा हूँ, तो क्या होगा, वो हीट होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर मैं उसी फ़ैन को फिर से 100 आवर्स के लिए चलाऊँ, तो क्या होगा कि उसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हीट होगा, है ना। बहुत ज़्यादा हीट होगा ना, 100 आवर्स बहुत होते हैं, कंटिन्यूसली 100 आवर्स के लिए चलाऊँगा तो उसके ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और क्यों होंगे, क्योंकि वो हीट होना स्टार्ट हो जाएगा, गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हमें तो पता है कि हीट होगा, अब हमको ये नहीं पता कि वो कितना हीट होगा, उसकी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, तो अब हम इसमें उस फॉर्मूले को स्टडी करेंगे, फाइंड करेंगे कितना है। ठीक है, तो सपोज़ करो कि जैसे मेरे को हीट कैलकुलेट करनी है, तो उससे पहले मेरे को एक और टर्म आनी चाहिए जिसका नाम है पावर। ठीक है, पावर क्या होता है, तो पावर का फॉर्मूला आना चाहिए हमको, है ना। कि सपोज करो कंडक्टर है जिससे अब मैंने आई करंट पास किया है, तो उससे पावर कितना होगा। तो पावर का फॉर्मूला सिंपल होता है V × I। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और I मतलब करंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है। सपोज़ करो मैंने 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, ठीक है, और आई की वैल्यू कुछ भी अपने पास से ले लो, आई की वैल्यू कुछ भी ले लो, तो उस केस में कितना हमारी पावर आएगी उसको मैं अभी बताऊंगा, एक एग्जांपल लेके समझेंगे हम। वैसे जैसे सर्किट डायग्राम है, इसका रेजिस्टेंस है कुछ भी आर रेजिस्टेंस है, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बैटरी अप्लाई किया है वो 2 वोल्ट की अप्लाई किया है ना, और करंट 3 एम्पियर है जैसे कि दिख रहा है, और जो मैंने रेजिस्टेंस है इसको लिया है आर, एक सिंपल आर। ठीक है, तो उस केस में पावर कितनी होगी, तो कैसे निकालोगे, P = V × I है। अब V क्या है 3 और I क्या है 2, सॉरी V है 2 और I है 3, उल्टा हो गया ना। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 2 है और I मतलब 3, तो कैसे आ गया फिर, टोटल कितना आएगा 6, और वोल्ट इंटू एम्पियर। अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी यूनिट निकालें तो वोल्ट इंटू एम्पियर आएगी, और अगर इसकी हम ऐसा यूनिट देखें तो जूल पर सेकंड होती है, पावर की यूनिट सबको पता है, जूल पर सेकंड। ठीक है,
तो ऐसा यूनिट जूल पर सेकेंड है। चलो ये समझ आ गया सबको, ईजी है, कोई इतना हार्ड तो है नहीं इसमें, है ना। बस पोटेंशियल डिफरेंस को करंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको जूल पर सेकेंड में लिख लेना है। एक बात याद रखना, वोल्टेज को हमेशा हमें वोल्ट में लेना है और करंट को हमेशा हमें एम्पियर में लेना है। अब हमने एक चीज़ पढ़ी है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, क्या होता है कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर, है ना, पढ़ा है। अब मैं क्या काम करूँ, इस V की वैल्यू को जो ऊपर वाली इक्वेशन है P इज इक्वल टू वी इंटू आई उसमें रखूँगा, तो उससे नया पावर का फॉर्मूला क्या आएगा, नया पावर का फॉर्मूला आएगा I इंटू आर इंटू आई, है ना। मतलब कि आई आर तो ये V की वैल्यू रख दी मैंने और आई पहले था, तो 2 आई हो गए, आई इंटू आई स्क्वायर इंटू आर, तो पावर का एक और नया फॉर्मूला बन गया आई स्क्वायर आर, है ना, आई स्क्वायर आर बन गया। और यहाँ पे V क्या है, V को क्या क्या है हमने एलिमिनेट का मतलब होता है कि V को यहाँ पे हमने हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया। V की वैल्यू हमने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई आर वैल्यू यहाँ पे रख दी, और आई आर वैल्यू रखने के बाद हमारा पावर का नया फॉर्मूला आ गया, और वो किसके अकॉर्डिंग रखी थी, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। V इज इक्वल टू आई आर जो रखी थी वो रखी थी हमने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो पावर के यहाँ पे दो फॉर्मूले हो गए, है ना, एक तो आई स्क्वायर आर हो गया और एक V इंटू आई ऊपर हमने पढ़ा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक अगर मैं कंक्लूजन लिखना चाहूँ तो मैंने पावर के दो फॉर्मूले पढ़े हैं, P इज इक्वल टू वी इंटू आई और दूसरा वाला P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको हमें याद रखना है। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, रेजिस्टेंस का R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, है ना, रो क्या था रेजिस्टिविटी, एल क्या था रेजिस्टेंस, सॉरी लेंथ, एंड ए क्या था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। चलो ये समझ में आ गई, तीन फॉर्मूले पढ़े अभी तक हमने, तीनों फॉर्मूले सबको क्लियर है, डन। चलो अब सिंपल अगर मैं एक सर्किट डायग्राम बनाता हूँ, एक रेजिस्टेंस ले लिया मैंने, उससे एक पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट की बैटरी अप्लाई कर दी, है ना। एक रेजिस्टेंस है उससे करंट V वोल्ट की बैटरी है, V वोल्ट की बैटरी से करंट पॉजिटिव, ये सॉरी पॉजिटिव टर्मिनल इधर होगा, बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव है, और यहाँ से I करंट निकल रहा है, ये V वोल्ट है, I करंट, और ये R रेजिस्टेंस, जो ये R रेजिस्टेंस है इसको हम बेसिकली बोलेंगे लोड रेजिस्टेंस, है ना। लोड रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पे हमने लोड अप्लाई किया हुआ है, V वोल्ट की बैटरी और I करंट। अब मैं क्या काम करूँगा, ये इस जो लोड रेजिस्टेंस है ये एक टी टाइम में कितना हीट होगा, टी टाइम मतलब कि सपोज करो मैंने इसको 1 घंटे तक करंट अप्लाई किया, तो 1 घंटे बाद कितना हीट होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है हीट का सिंपल H इज इक्वल टू VIT। V का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, V का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, I का मतलब होता है करंट, और T का मतलब होता है टाइम। टाइम मतलब कितने टाइम के लिए मैंने यहाँ पे इस सर्किट में करंट को फ्लो कराया है, ये उस टाइम को कैलकुलेट करेगा। सपोज करो मैंने 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए या 10 घंटे के लिए, जितने ज़्यादा टाइम होगा उतने ज़्यादा गर्म होगा। मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया था वो फ़ैन वाला है ना, जितना ज़्यादा देर तक चलाएंगे हम उसको किसी भी अप्लायंसेस को, वो उतना ही ज़्यादा हीट होगा। ये पता है ना सबको, जितना ज़्यादा जितना ज़्यादा टाइम के लिए करंट फ्लो करेंगे उतना ज़्यादा हीट होगा। अब मैं सिंपल एक क्वेश्चन लेता हूँ, सपोज करो कि फाइंड द हीट, हमें मतलब कि हीट फाइंड करनी है ना। हीट सिंपल बोल देता हूँ, क्या हीट टेकन या कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंपल लैंग्वेज पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा क्योंकि मेरा मेन टारगेट है क्वेश्चन कराना। तो फाइंड द हीट हमें फाइंड करनी है। इफ़ हमें क्या क्या गिवन है देखो, इफ़ 2 एम्पियर करंट is passes if 2 ampere current is passes through a, यहाँ पे मैं 4 ओम नहीं, ये ऐसे करते हैं इसको R रेजिस्टेंस मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, रेजिस्टेंस की वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि VIT होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज करो R रेजिस्टेंस 4A रेजिस्टेंस, R ओम का रेजिस्टेंस है, कुछ भी अननोन वैल्यूज है उसके, है ना। 4A रेजिस्टेंस with a potential difference कितना 4 वोल्ट 4 टाइम दे दिया मैंने 3 सेकेंड 3 सेकेंड, मतलब कि 3 सेकेंड के लिए मैंने 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है।
और करंट कितनी फ्लो हो रही है 2 एम्पियर। तो इस केस में हमारा हीट कितनी होगी, ये टाइम है ना 3 सेकेंड, ये पोटेंशियल डिफरेंस है 4 वोल्ट, है ना। तो इस केस में हीट कितनी होगी। अब यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे, तो इसका सॉल्यूशन देखो कैसे फाइंड करेंगे। हमें करंट गिवन है आई, सबसे पहले हम वही लिखते हैं ना जो हमें गिवन होता है, कितना है 2 एम्पियर, करंट 2 एम्पियर गिवन है हमें। अब यहाँ पे वी कितना, वोल्टेज कितना गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है 4 वोल्ट, और टाइम कितना है 3 सेकेंड, मतलब कि 3 सेकेंड के लिए 2 एम्पियर करंट को फ्लो कराया गया है। वी नो दैट लिखेंगे, वी नो दैट एच इज टू वी आई टी, हमें पता है। तो वी आई टी की वैल्यू रख दो सीधी सीधी, खत्म। वी की वैल्यू 4, आई की वैल्यू 2, टी की वैल्यू 3 सेकेंड। तो 8 3 से 24 जूल, हीट की यूनिट होती है जूल, पता है ना सबको। तो कितना आंसर आ गया हमारा 24 जूल, ठीक है, क्लियर है सबको 24 जूल। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है देखो, उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। ये तो क्लियर है ना यहाँ तक 24 जूल कैसे आया, सिंपल फॉर्मूला था। तो आज हमने कितने फॉर्मूले पढ़े, टोटल 4। पहला था R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रो मतलब रेजिस्टिविटी, एल मतलब लेंथ, ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दूसरा फॉर्मूला था पावर का, P इक्वल टू वी इंटू आई। और एक और फॉर्मूला पढ़ा था हमने इसका आई स्क्वायर आर, है ना, P इक्वल टू वी आई होता है और एक आई स्क्वायर आर। एक तीसरा फॉर्मूला होता है हीट का, पढ़ा है जो हमने, H इक्वल टू वी आई टी, ठीक है। तो बेसिकली आज हमने ये 4 फॉर्मूले पढ़े हैं, बेसिकली 4, एक रेजिस्टेंस का, 2 पावर के और एक हीट का। और ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ये हमको याद होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है 10th क्लास का वो फिनिश होता है। और बेसिकली पता है ना रिवीजन क्लास है, तो रिवीजन चल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।